वेलकम बैक। आई एम राजकुमार शर्मा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैं रिटेलर्स के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें वो उन तरीक़ों को जान सके जिनके ज़रिए कोई रिटेलर अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकता है। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से रिटेलर्स के लिए है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये कि आप में से काफ़ी रिटेलर्स ऐसे होंगे जिनके पास आज एक दुकान है, छोटी दुकान है, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी है कि आपको ज़िंदगी भर ये एक दुकान ही चलानी है। आपको दुकानदार नहीं बने रहना, आपको बिजनेसमैन बनना है। आपको लोकल से नेशनल लेवल पे पहुंचना है, एक दुकान से 1000 दुकान तक पहुंचना है। ये जो आपकी दुकान का नाम है, जो आपके बिज़नेस की पहचान है, इसे पूरे इंडिया में फैलाना है। इस नाम को एक ब्रांड बनाना है। लेकिन ये काम कैसे होगा? बहुत ही कम पैसे लगा के या दूसरों के पैसों से, दूसरों की मेहनत से, दूसरों के रिस्क पे आप एक दुकान से 1000 दुकान तक कैसे पहुंचेंगे? अपने रिटेल बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे फैलाएंगे? इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड तरीके भी बताता रहूँगा। आज के वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि आपको होलसेलर से कम प्राइस पे माल कैसे ख़रीदना है, क्योंकि देखिए किसी प्रोडक्ट पे आप कितना कमाओगे ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है जब आप होलसेलर से वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। क्योंकि आपकी कॉस्ट जितनी कम रहेगी आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपको अपनी दुकान में मैग्नेटिक पावर कैसे क्रिएट करनी है। आपको ऐसा क्या करना है कि ग्राहक आपकी दुकान में खींचे चले आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैर आपकी दुकान में पड़े। तीसरी चीज़ जो आप जानोगे वो ये कि जब कस्टमर दुकान में आ जाएगा तब हमें ऐसा क्या करना है कि वो कस्टमर खाली हाथ दुकान से ना जाए, मतलब प्रोडक्ट खरीदे बिना दुकान से ना जाए, और बल्कि जितने का वो प्रोडक्ट खरीदने आया था उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट लेकर जाए। और चौथी चीज़ जो आप जानोगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जो कस्टमर हमसे माल खरीद कर ले गया है वो दोबारा हमारी दुकान में आए, हमेशा हम ही से माल खरीदे, वो हमारा लॉयल कस्टमर बन के रहे। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे तरीके जानेंगे, टेक्निक्स जानेंगे, लेकिन उन सभी तरीकों को जानने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली तो ये कि देखिए आपका क्या बिजनेस है, आप अपनी दुकान में किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं वो मुझे नहीं पता, या आपको ही पता है। तो आपकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक लाने के लिए कौन से फंडे काम करेंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके टारगेट कस्टमर किस तरह के। क्या आपके टारगेट कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, चाहे वो कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो, वो पैसे देने के लिए तैयार है क्योंकि उनकी जेब में पैसा बहुत है। क्या आपके टारगेट कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें क्वालिटी तो चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो प्राइस ज़्यादा नहीं दे सकते? और या क्या आपके कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके टारगेट कस्टमर किस तरह के हैं। इस वीडियो में जितने भी तरीके मैं बताऊंगा वो उन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है जिन्हें या तो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, और या जिन्हें क्वालिटी तो चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट तो चाहिए, लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि ये वीडियो है कौन से रिटेलर्स के लिए। देखिए 2 तरह के रिटेलर होते हैं। एक रिटेलर वो होता है जिसकी दुकान किसी कॉलोनी में होती है, लोकल मार्केट में होती है, किसी ऐसी लोकेशन पे होती है जहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो या तो कोई और बेच ही नहीं रहा, और या 2-3 दुकानों में ही मिल रहा है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा रिटेलर वो होता है जिसकी दुकान किसी स्पेसिफिक मार्केट में होती है। स्पेसिफिक मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जहां हर दुकान में एक ही तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे अगर आप कैमरा मार्केट में जाओगे तो वहां हर दुकानों पे कैमरा ही कैमरा मिल रहा है। अगर आप कपड़ों की मार्केट में जाओगे तो हर दुकानों पे कपड़े ही कपड़े मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी तरीके आप जानोगे उसमें से कुछ तरीके सिर्फ उन रिटेलर्स के लिए हैं जिनकी दुकान किसी स्पेसिफिक मार्केट में, और कुछ तरीके दोनों तरह के रिटेलर्स के लिए हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको होलसेलर से कम प्राइस में माल कैसे ख़रीदना है।
भारत का सबसे बड़ा रिटेलर बिग बाज़ार सबसे कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से सबसे कम प्राइस पे माल ख़रीदता है। लेकिन वो सबसे कम प्राइस पे माल कैसे ख़रीदता है? क्योंकि वो बल्क में परचेसिंग करता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। अगर होलसेलर आपसे बोल रहा है कि अगर आप इस प्रोडक्ट के 1000 पीस लेते हैं तो आपको एक पीस की कॉस्ट आएगी 100 रुपये। लेकिन अगर आप 10,000 पीस लेते हैं तो आपको एक पीस की कॉस्ट आएगी 70 रुपये। तो आपको 10,000 पीस ही लेने हैं। आपको अपने जैसे ही 5-6 या 7-8 रिटेलर्स का एक ग्रुप बनाना है। आपको एक साथ एक ही ऑर्डर में माल ख़रीदना है। इससे आप सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेंगे तो आपको पर पीस की जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम आएगी। जो प्रोडक्ट आप होलसेलर से ख़रीदने वाले हैं, अगर उसका मैन्युफैक्चरर आपके लोकेशन के आसपास ही है और जितनी क्वांटिटी में आपको होलसेलर से ख़रीदना है, अगर उसी क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चरर आपको माल देने के लिए तैयार है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैन्युफैक्चरर से ही माल ख़रीदें। क्योंकि अगर इसमें आप कामयाब हुए तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपके पास आ जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं होलसेलर से, आपको एक बार उसका अगर मैन्युफैक्चरर आसपास है तो आपको एक बार जाकर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि क्या पता वो भी उसी क्वांटिटी में आपको माल देने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए, भले ही वो एक मैन्युफैक्चरर है और आप होलसेलर जितनी क्वांटिटी में उससे माल नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भी उससे माल लेंगे तो भी वो चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट बिके। तो इसलिए हो सकता है कि 90% वो आपको मना ना करे। जब आप होलसेल मार्केट में जाते हैं तो जो किनारे की दुकानें होती है, जो मेन रोड के पास वाले जो होलसेलर होते हैं, आपको उनके पास नहीं जाना है। वहाँ आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जितना मार्केट के अंदर जाओगे, जितना पतली गलियों में जाओगे, उतना प्राइस कम होता जाएगा। तो आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने के बाद ही प्रोडक्ट ख़रीदना है। और बल्कि आपको प्राइस तो हर जगह ही चेक कर लेना है। प्राइस आप चेक करो हर जगह, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना हो सके मार्केट के अंदर जाइए। ऐसा नहीं कि आप सीधा मार्केट में गए और जो आपको पहली दूसरी दुकानें मिली आपने उन्हीं से प्रोडक्ट ख़रीद लिया। वहाँ आपको प्राइस ज़्यादा मिल सकता है। आपको बैठकर मोल भाव नहीं करना है। आपको जब भी आप किसी होलसेलर के साथ अगर मोल भाव कर रहे हैं तो आपको उसे ये महसूस कराना है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और जब आपको लगे कि होलसेलर आपको सही प्राइस पे माल दे रहा है, तब भी आपको एक बार उसकी दुकान से ज़रूर निकलना है। ऐसा नहीं कि आप वहीं बैठ गए और कह रहे हो कि हाँ चलो ठीक है ओके। आपको एक बार उसे ये महसूस कराना है कि नहीं, आपको उसका प्राइस महंगा लग रहा है। अगर आप उसकी दुकान से निकलोगे तो अगर वो उस प्राइस को और कम कर सकता है तो आपको एक बार ज़रूर रोकेगा, और अगर वो कम नहीं कर सकता, अगर वो उसका फाइनल प्राइस है तो आपको वो नहीं रोकेगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको उसकी दुकान से एक बार ज़रूर निकलना है, और ये महसूस कराते हुए कि आप किसी और के पास जाने वाले हो। तो अगर वो और प्राइस कम कर सकता है तो वो आपको ज़रूर रोकेगा। अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ गई है, जिस होलसेलर से भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आपको उसकी क्वालिटी पसंद आ गई है, वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है, तब भी उसे ये महसूस नहीं कराना कि आपको उसकी क्वालिटी पसंद आ गई है। अपने थोड़े से फेस एक्सप्रेशन, थोड़े से हाव भाव इस तरह के रखने हैं कि उसे लगे कि आपको उसका प्रोडक्ट जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। क्योंकि अगर आपने उसे ये महसूस करा दिया कि आपको उसका प्रोडक्ट पसंद आ गया और आप वही प्रोडक्ट लेंगे, तो वो फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको उसे ये महसूस करा के रखना है कि उसका प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए, रिटेलर और होलसेलर की रिलेशनशिप ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और इस बात को एक होलसेलर अच्छी तरह जानता है, समझता है। इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। आप जिस होलसेलर से भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, सही प्राइस पे दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसके दिमाग में हमेशा ये डर बैठा के रखना है कि आप कभी भी किसी और के पास जा सकते हैं। क्योंकि अगर उसे यह तसल्ली हो गई कि ये रिटेलर तो हमेशा मेरे से ही माल लेगा, तो वो हो सकता है कि बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना शुरू करते, और या जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, जो भी फ़ायदे, वो एक्स्ट्रा कोई फ्री सर्विस या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी दे सकता है, वो हो सकता है कि धीरे धीरे बंद कर दे। तो आपको हमेशा उसके दिमाग में ये डर रखना है कि आप कभी भी किसी दूसरे होलसेलर से माल ले सकते हैं। तो इसलिए वो कभी भी आपको ठगने की कोशिश नहीं करेगा,
ना ही प्राइस बढ़ाएगा, और बल्कि हमेशा आपको इस तरह से सर्विस देगा कि आप हमेशा उसके लॉयल कस्टमर बने रहें। क्योंकि देखिए, आप अगर रिटेलर हैं तो आप भी तो होलसेलर के लिए कस्टमर ही हैं, तो वो हमेशा चाहेगा कि आप हमेशा उसी से माल ख़रीदें, वो हमेशा आपको लॉयल बना कर रखना चाहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा उसके दिमाग में ये डर बैठा के रखना है कि आप कभी भी किसी दूसरे होलसेलर के पास जा सकते हैं। अभी आपका होलसेलर आपको सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे दे रहा है, फिर भी आपको ऐसे होलसेलर ढूंढते रहना है जो और भी कम प्राइस पे माल देते हो। और ये बात ध्यान रखना, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में आपको घटिया प्रोडक्ट ले आओ, क्वालिटी वही होनी चाहिए, लेकिन क्या पता कोई और होलसेलर उससे भी कम प्राइस पे माल दे रहा हो। आप चाहे तो इंडिया मार्ट जैसी साइट पे भी सर्च कर सकते हैं, और जिस दिन आप फ्री रहते हो तो आप मार्केट में जाकर भी एक राउंड लगा सकते हैं, हर जगह रेट वापस से पता कर सकते हैं। तो क्या पता कोई नया होलसेलर आया हो और वो मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कम प्राइस पे माल दे रहा हो। तो आपको ये जो सर्चिंग है ये जारी रखनी है। ऐसा नहीं कि एक होलसेलर पकड़ लिया, अब हमेशा बस उसी से ही माल लिए जा रहे हो। आपको दूसरे और ढूंढते रहना है, क्या पता उससे भी बढ़िया मिल जाए कोई और। आप जिस होलसेलर से भी डील कर रहे हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको उससे 2 से 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे तो कैश में पेमेंट दे के माल ले रहे हैं, लेकिन आगे उधारी में माल बेच रहे हैं। मतलब कैश आउटफ्लो तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश इनफ्लो नहीं बढ़ रहा है। इससे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके हाथ में नया स्टॉक खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। इससे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको क्रेडिट पीरियड मिल सके और आगे उधारी में माल ना जाए। आगे आप कैश में ही माल बेचिए और अपने कैश फ्लो को हमेशा मेंटेन करके रखिए। चलिए अब उन तरीक़ों को जानते हैं जिनके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी दुकान पे ला सकते हैं। देखिए, जब हमारी दुकान किसी लोकल मार्केट में होती है, किसी कॉलोनी में होती है, तो वहाँ मार्केट में जितने भी लोग घूम रहे होते हैं उनमें से कस्टमर्स बहुत कम होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो वो थोड़े से कस्टमर्स हैं उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो कौन सी दुकान में जाएंगे। लेकिन अगर हमारी दुकान किसी स्पेसिफिक मार्केट में, तो वहाँ पर जितने भी लोग घूम रहे हैं उनमें से ज़्यादातर कस्टमर हैं, उनकी जेब में पैसा है और उन्हें वही प्रोडक्ट चाहिए जो हम बेच रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक मार्केट का मतलब है ऐसी मार्केट जहाँ पे हर दुकान में एक ही तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर कोई आदमी किसी कैमरा मार्केट में घूम रहा है तो मतलब उसे कैमरा चाहिए, अगर कोई कपड़े की मार्केट में घूम रहा है तो मतलब उसे कपड़े चाहिए। तो अब हमें यह पता है कि उस आदमी को वही प्रोडक्ट चाहिए जो हम बेच रहे हैं और उसकी जेब में पैसा भी है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो घूम क्यों रहा है, वो सीधा जाके किसी भी दुकान में जाके वो प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि उसे ऐसी दुकान चाहिए जहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबसे कम रेट पे मिले, मतलब सबसे अच्छा सबसे सस्ता। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो। उसे ऐसी दुकान चाहिए जहाँ पे सबसे अच्छा सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिले। तो आपको क्या करना है, इस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि आपको अपनी दुकान के बाहर एक येलो कलर का कोई पोस्टर या बोर्ड लगाना है जिस पे रेड कलर से लिखा रहे सबसे अच्छा सबसे सस्ता। ये हालांकि आपको बड़ा ही सिंपल सा तरीका लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही कॉमन चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर आपने अभी तक इस तरीके को इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसे एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपकी सेल्स को ये तुरंत डबल से भी ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है ऐसे किसी बोर्ड पे कि सबसे अच्छा सबसे सस्ता, तो भले ही हमें उस दुकान से प्रोडक्ट ना भी लेना हो तो भी हम एक बार उसमें पता करने ज़रूर जाएंगे कि वहाँ क्या रेट मिल रही है। तो और अगर आपकी दुकान में अगर 7-8 लोग भी अगर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं उस बोर्ड की वजह से, तो उस भीड़ को देखकर बाकी लोग और अपने आप आने लग जाएंगे। एक जैसे होता है ना एक तरह से कि कहीं पर सेल लगी होती है, डिस्काउंट जब देते हैं, कोई सेल लग रही हो तो वहाँ पे भीड़ सी लग जाती है। काफ़ी दुकानें आपने ऐसी देखी होगी जहाँ एकदम से भीड़ लगी रहती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन ये बोर्ड आपके लिए क्रिएट कर सकता है
तो आपको अपनी दुकान के बाहर एक पोस्टर या बोर्ड ऐसा ज़रूर लगाना है येलो कलर का। येलो कलर का इसलिए क्योंकि ये दूर से ही दिखाई दे जाता है, अट्रैक्ट करता है। और रेड कलर इसलिए क्योंकि ये हमारे डीएनए में रेड कलर मतलब खून, मतलब खतरा। तो रेड कलर से लिखी हुई किसी भी बात को हम बड़ी फोकस होकर ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये बोर्ड आपको एक लगाना है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपको उसका सैंपल बाहर लगाना है। और उसके पास में एक प्राइस टैग लगाना है जिस पे प्राइस लिखा होगा सबसे सस्ते प्रोडक्ट का। ये आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहा होगा। आपको मतलब प्रोडक्ट का सैंपल दिखाना है सबसे अच्छा वाला जिसे लोग ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन प्राइस दिखाना है सबसे सस्ता वाला। ऐसा नहीं कि आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर ही वो प्राइस लगा दिया हो। ऐसे तो आपको वो महंगा प्रोडक्ट भी उस सस्ते प्राइस में देना पड़ जाएगा। आपने जैसे कई बार ऐसे देखे होंगे वीडियोस, कुछ होलसेलर जो होते हैं वो अपने वीडियोस बनवाते हैं कुछ यूट्यूबर्स के ज़रिए, तो उसमें जो थंबनेल में फ़ोटो दिखाते हैं सबसे महंगे प्रोडक्ट की, लेकिन प्राइस लिखा होता है सबसे सस्ते वाले प्रोडक्ट का। लेकिन जैसे ही कोई अगर उस थंबनेल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये महंगा वाला प्रोडक्ट जो है इस प्राइस में मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही भ्रम आप अपनी दुकान के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी जिसकी भी नज़र आपकी दुकान पे पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो महंगे प्रोडक्ट का आपने जो सैंपल टांग रखा है शायद वो इतने कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए अगर आप ब्लेज़र बेचते हैं तो जो एक नॉर्मल ब्लेज़र है, जो अच्छा ब्लेज़र है, वो मान लो हर दुकान पे 2000 का मिल रहा है, और तो आपके पास भी वो 2000 का ही है। लेकिन आपके पास कुछ 2-3 सैंपल ऐसे ब्लेज़र के हैं, 2-3 पीस ऐसे ब्लेज़र के हैं जो सस्ते हैं, जो लोकल हैं, सस्ते हैं, और उनका प्राइस काफ़ी कम है, मान लो 1000 रुपये, 1100-1200 रुपये। तो आपको क्या करना है कि जो आपका बढ़िया वाला ब्लेज़र है उसका सैंपल आपको दुकान के बाहर लगाना है, और उसके पास में एक प्राइस टैग येलो कलर के कार्ड पे जो है लिख देना है। प्राइस वो लिखना है जो सबसे सस्ते वाले ब्लेज़र का प्राइस है। और जब कस्टमर आपकी दुकान में आएगा तब आप उसे ये चीज़ समझा सकते हैं कि उसे रेट बता सकते हैं कि इसकी रेट ये है, इसकी रेट ये है। लेकिन ये चीज़ जो है आप कस्टमर को एक बार आपकी दुकान में ज़रूर लेकर आएगी। जैसे क्योंकि देखिए सभी जो भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जो लोग घूम रहे हैं उन्हें ऐसी दुकान ही तो चाहिए कि जहाँ बढ़िया प्रोडक्ट सबसे कम रेट पे मिल जाए। तो जब वो सैंपल देखेंगे कि बढ़िया प्रोडक्ट का सैंपल है और प्राइस जब आप कम वाला लगाओगे तो ये चीज़ तो उन्हें बाद में पता चलेगी कि वो प्राइस जो है वो दूसरे सस्ते प्रोडक्ट का प्राइस है। लेकिन उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि शायद ये महंगा वाला प्रोडक्ट जो है ये हमें इस प्राइस पे मिल जाएगा। इसलिए वो कस्टमर एक बार आपकी दुकान में ज़रूर आएगा। जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं आपको उनके सैंपल बाहर ज़रूर लगाने हैं। चाहे तो आप कोई पुतले, मान लीजिए अगर आप कपड़े बेचते हैं तो आप पुतले खड़े कर दीजिए, उन पे कपड़े शो कर सकते हैं, या कोई फ़ोटो लगा दीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसके या तो फ़ोटो लगा दीजिए या सैंपल लगा दीजिए। तो मतलब बाहर से ये पता चलना चाहिए कि इस दुकान में क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। काफ़ी दुकानें मैं ऐसी देखता हूँ जहाँ पे जब दुकान के अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बाहर से पता ही नहीं चलता है, चाहे आप उस दुकान के बिल्कुल सामने जाके खड़े हो जाओ तब भी पता नहीं चलता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके कुछ ऐसे सैंपल बाहर ज़रूर रखिए ताकि दूर से ये पता चल जाए कि भाई इस दुकान पे क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको अपनी दुकान का जो मेन गेट है उसे छोटा रखना है, क्लोज़ रखना है। हल्की वॉल्यूम में म्यूज़िक रखिए और अच्छी सी लाइटनिंग रखिए। ऐसा लगना चाहिए कि किसी एक्सक्लूसिव दुकान में खड़े हैं। लेकिन अगर आपके टारगेट कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें या तो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए या अच्छा प्रोडक्ट चाहिए लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं देना चाहते, तब आपको अपनी दुकान को ज़्यादा लग्जरी नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसी दुकान में फिर वो कस्टमर बिल्कुल नहीं आएगा जिसे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको तो अपने कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, क्योंकि लग्जरी तो आप जितना चाहो उतना दिखा सकते हो अपनी दुकान को। लेकिन अगर किसी आदमी को पहले ही ऐसा लगा कि यहाँ पे महंगा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो उस दुकान में क्यों जाएगा। तो अगर आपके जो टारगेट कस्टमर है वो ऐसे हैं कि जिन्हें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको अपनी दुकान का मेन गेट बड़ा रखना है, खुला रखना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गांधीनगर की जो मेन रोड है दिल्ली में, जो गांधीनगर मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी
रेडीमेड गारमेंट्स की जो मार्केट है, वहाँ की जो मेन रोड है, वहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी है जिन्होंने केबिन लगा रखे हैं, दुकानों के बाहर केबिन लगे हुए हैं। उन दुकानों में आपको हमेशा चाहे कभी भी चले जाओ 1 या 2 कस्टमर ही दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ कुछ दुकानें ऐसी है जिनका जो मेन गेट है वो बड़ा है, खुला रहता है, वहाँ आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। क्योंकि आप देखिए ना कि उस मार्केट में कौन जाएंगे, वही तो जाएंगे जिन्हें जो ज़्यादा प्राइस नहीं देना चाहते, इसलिए तो वो गांधीनगर की मार्केट में जा रहे हैं, ये सोचकर कि वहाँ कपड़े सस्ते मिल जाएंगे। अगर कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने वाला होगा तो वो तो सीधा शोरूम में जाके ख़रीद लेगा, वो उस मार्केट में धक्के क्यों खाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके टारगेट कस्टमर अगर ऐसे हैं जिन्हें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको अपने आप को कि थोड़ा वैसे ही दिखाना पड़ेगा कि आपके यहाँ महंगा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको अपनी दुकान का जो मेन गेट है वो बड़ा रखना है, खुला रखना है, क्योंकि जो सस्ते प्रोडक्ट खरीदने वाले कस्टमर होते हैं उनकी साइकोलॉजी होती है, उन्हीं दुकानों पर जाना पसंद करते हैं जिनका मेन गेट बड़ा हो, खुला हो। वो केबिन वाली दुकानों में जाना पसंद नहीं करते। अगर आपकी दुकान किसी स्पेसिफिक मार्केट में है, आसपास सब वही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर प्रीज्यूम मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रीज्यूम मार्केटिंग मतलब कि अपने प्रोडक्ट को थोड़ा इस तरह से डिस्प्ले करना जो थोड़ा अजीब लगे, काफ़ी अजीब लगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, क्या आप उसके सैंपल को या उसके किसी पोस्टर को या कोई भी ऐसा जो कार्डबोर्ड का भी अगर कोई सैंपल बना हुआ है, तो क्या आप उसे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो एकदम से लोगों का ध्यान खींचे, जो थोड़ा लोगों को अटपटा लगे, अजीब लगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो जूस की दुकानें होती है, जूस कॉर्नर होते हैं, उनकी दुकानों के बाहर काफ़ी बड़े मैंगो, कभी बनाना वगैरह वो जो है टंगे रहते हैं। तो उससे क्या है कि दूर से ही कस्टमर को ये पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे जूस कॉर्नर की दुकान है। तो इसी तरीके से आप भी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या उसके सैंपल को आप थोड़ा सा ऐसे अजीब ढंग से या बड़ा सा सैंपल ऐसे बाहर लगा सकते हैं, ताकि दूर से ही कस्टमर को ये पता चल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट इस दुकान में मिलता है। तो ये चीज़ भी कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आपकी दुकान स्पेसिफिक मार्केट में, तो अगर आप अकेले भी अपनी दुकान को संभाल सकते हो, आपकी मान लो छोटी दुकान है और आप अकेले ही कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो, तब भी आपको अपने साथ एक आदमी ज़रूर रखना है जो कि दुकान के बाहर रहे, और जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो आपको पता ही है कि सभी कस्टमर्स ही हैं। तो उन्हें दुकान में लाने के लिए एक आदमी बाहर रखिए जो कि उनसे कहे सर आइए। तो हो सकता है कि वो 10 लोगों से बोलेगा, उनमें से 2-3 लोग इसी वजह से आपकी दुकान में आ जाए क्योंकि उसने उन्हें बोला कि सर आइए। तो ये चीज़ भी आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेगी। किसी फेस्टिव सीज़न में आप अपनी दुकान के बाहर कोई ऐसी फ्री सर्विस दे सकते हैं जिसमें भी आपका भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन आपके टारगेट कस्टमर्स की बाहर भीड़ लग जाए। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि लेडीज़ के लिए है, तो आप अपनी दुकान के बाहर फ्री मेहंदी लगाने की सर्विस दे सकते हैं। इससे कि क्या है कि आपकी दुकान के बाहर लेडीज़ की जो है काफ़ी लाइन लग जाएगी मेहंदी लगवाने के लिए, तो वहाँ से काफ़ी कस्टमर आपकी दुकान में आ सकते हैं। तो बाकी आपको देखना होगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं और आपके टारगेट कस्टमर कौन है, तो उनके हिसाब से आप सोचिए कि क्या कोई ऐसी फ्री सर्विस आप अपनी दुकान के बाहर दे सकते हैं जो कि आपके टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अगर आप सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उन लोगों के लिए बेच रहे हैं जिन्हें सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, जो ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते, तो आपको अपनी दुकान को लग्जरी बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। क्योंकि बाहर से ही अगर किसी कस्टमर को लगेगा कि आपकी दुकान तो काफ़ी लग्जरी है, तो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो आपकी दुकान में घुसेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको अपनी दुकान को थोड़ा साफ़ सफाई रखनी है, थोड़ा सा डेकोरेशन रखना है, लेकिन इस लेवल तक रखना है कि आपकी दुकान ज़्यादा लग्जरी ना लगे, ज़्यादा महंगी ना लगे। जैसे आप देखते हो ना सीपी में या किसी मॉल में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जो शोरूम होते हैं, तो वो कितने ज़्यादा लग्जरी दिखाए जाते हैं, वो उस तरह से नहीं रखना है। क्योंकि वैसे अगर बहुत ज़्यादा आप महंगे लगोगे तो फिर कोई नॉर्मल कस्टमर आपकी दुकान में घुसेगा ही नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट चल रहा है या कोई स्कीम चल रही है, तो उसे बाहर डिस्प्ले ज़रूर करना है। आप पोस्टर लगा सकते हैं या कोई बोर्ड लगा सकते हैं, तो वो बाहर डिस्प्ले ज़रूर करना है। क्योंकि देखिए आपने काफ़ी बार देखा होगा जो मॉल होते हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो होर्डिंग्स लगी रहती है, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, सिर्फ 2 ही चीज़, एक तो उस ब्रांड का नाम और दूसरा 50% ऑफ, 60% ऑफ, बस डिस्काउंट, और कुछ नहीं। क्या प्रोडक्ट है, किस पे डिस्काउंट है, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ 60% ऑफ, 80% ऑफ।
क्योंकि इसी चीज़ से कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर उस पर कंपनी ने किसी तरह का कोई डिस्काउंट दे रखा है या कोई स्कीम चल रही है तो उसे आप बाहर डिस्प्ले करिए। अगर कोई कस्टमर आपसे 500 रुपये का माल ले जा रहा है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट ले जा रहा है, तो आप उसे एक ऑफ़र दे सकते हैं कि अगर वो आपकी दुकान के नाम के साथ अगर एक सेल्फ़ी लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करता है तो आप उसे 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर उसके फेसबुक अकाउंट पे अगर उसकी फ्रेंड लिस्ट में 2000 2500 लोग जुड़े हुए हैं तो 20 रुपये में आपकी दुकान का नाम 2-2500 लोगों तक पहुंच रहा है। और यहाँ अगर मान लीजिए किसी ने अगर उस पोस्ट को शेयर कर दिया तो फिर उसकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग होंगे उनके पास भी जाएगा। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि वहाँ से भी काफ़ी लोग उस पोस्ट को देखने के बाद आपकी दुकान पे आ सकते हैं और एक तरह से आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, आपका प्रचार हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर ज़्यादा लोगों तक पोस्ट जाएगी तो एक तरह से आप मतलब काफ़ी लोगों की नज़र में फेमस भी हो जाओगे। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक मार्केट में दुकान है तो आप किसी यूट्यूबर के ज़रिए जो कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट्स रिव्यू से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस बनाता है तो आप उसके ज़रिए अपनी दुकान का कोई एक वीडियो तैयार करवा सकते हैं जिसमें आप उस वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, जिसे वो अपने चैनल पर अपलोड करे। इसमें थोड़ा सा आपसे हो सकता है कि वो पैसे ज़रूर लेगा, लेकिन अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है या काफ़ी लोगों की नज़र में आ जाती है, 1-2 लाख लोग भी अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो वहाँ से काफ़ी कस्टमर आपकी दुकान पे आना शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी दुकान का बोर्ड एकदम साफ़ सुथरा रखना है, उस पर आपकी दुकान का जो भी नाम है वो एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 3D में नाम लिखवा रखे हैं या बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन साइड में भर रखी है जिसमें कि कस्टमर को कुछ समझ में ही ना आए, दिखे ही ना आपकी दुकान का क्या नाम है, वो साफ साफ समझ में ही ना आए। और काफ़ी मैं ऐसी दुकानें देखता हूँ जहाँ जो बोर्ड होता है इतना ज़्यादा धूल मिट्टी से भरा रहता है, कोई दुकान का नाम नज़र ही नहीं आता। और काफ़ी दुकानें तो मैंने ऐसी भी देखी है जहाँ पे कोई बोर्ड ही नहीं होता, कोई दुकान का नाम ही नहीं होता, उनके बिज़नेस की कोई पहचान ही नहीं होती। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपनी एक पहचान बना के रखनी है। आपकी दुकान का जो भी नाम है वो आपको बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले करना है, ताकि अगर कोई भी कस्टमर आपसे पहले कभी माल ले गया है और वो दोबारा अगर आपकी दुकान को ढूंढ रहे हैं तो उसे पता रहे कि हाँ मैं इस दुकान से प्रोडक्ट लेकर गया था। अगर कोई आपकी दुकान का नाम ही नहीं होगा तो वो अगर किसी और को भी अगर आपका रेफरेंस देगा कि हाँ उस दुकान पे बढ़िया माल मिलता है तो वो फिर आपको ढूंढेगा कैसे अगर आपकी दुकान का कोई नाम ही डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आपको अपना दुकान का जो बोर्ड है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, उस पर आपकी दुकान का नाम जो है वो 3D में नहीं होना चाहिए। 3D में जो है रीडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसे बिल्कुल क्लियर सिंपल सा साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका प्राइस आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कंपनी से पीछे MRP छप के नहीं है, आप खुद उसका प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाकर लगाना है और उस पर डिस्काउंट लगा देना है। मान लीजिए अगर आप किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये का बेचना चाह रहे हो तो उसका प्राइस आपको 120 रुपये लगाना है, फिर उस पर 10-15% का जो है डिस्काउंट लगा देना है। और ये जो डिस्काउंट आप दोगे इसे आपको बाहर डिस्प्ले भी करना है, आपको बताना है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे भी काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। जब कोई फेस्टिव सीज़न आता है, कोई त्योहारों का सीज़न आता है, तो आप कोई स्कीम बना सकते हैं, कोई ऑफ़र निकाल सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। क्योंकि देखिए आपको पता है कि फेस्टिव सीज़न में जो है ये ख़रीदारी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कोई स्कीम या ऑफ़र देने ही पड़ेंगे और इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग प्रोडक्ट ले जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बड़ी सरदर्दी रहती है, तो ऐसे में आप उन्हें फ्री होम डिलीवरी की सर्विस दे सकते हैं। और अगर आपकी स्पेसिफिक मार्केट में दुकान है तो आप कस्टमर के घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कस्टमर की सरदर्दी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बाहर शो कर दीजिए कि फ्री होम डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल। तो इससे क्या है कि कस्टमर को लगेगा कि हाँ चलो ये वाली सरदर्दी को तो ख़त्म हुई। तो इससे भी हो सकता है कि वो आप ही की दुकान से प्रोडक्ट ख़रीदें। आपकी दुकान में जो आने का रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए कि आपकी दुकान में जाने का रास्ता कहाँ से है। मान लीजिए अगर आपकी किसी फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे कोई दुकान है
तो उसका रास्ता कहाँ से है ये आपको शो करना होगा। कोई साइन लगा सकते हैं जिससे कि कस्टमर को ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ से इस दुकान का रास्ता है। और वैसे ये जिनकी भी दुकानें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होती है, इन्हें एक तरह से ये अपना आधे कस्टमर खो देते हैं। ये मतलब कि हो सकता है कि आप में से भी किसी की दुकानें अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हो किसी रोड पे या मार्केट में, तो आपको ये थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सही है, बिल्कुल सच है कि आप आधे से ज़्यादा कस्टमर खो देते हैं। इसलिए मैं तो यही हमेशा प्रीफर करूँगा कि आपकी दुकान हमेशा बिल्कुल नीचे ही रहनी चाहिए, ताकि अगर किसी कस्टमर को आपकी दुकान में कोई रेट पता करनी है या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, तो उसे ये सरदर्दी सी ना लगे कि उसे ऊपर जाना पड़ेगा फिर पूछ के आना पड़ेगा। अगर सामने ही दुकान होगी, नीचे ही दुकान होगी, तो आराम से जाकर पता कर लेगा। तो अगर आपकी दुकान कहीं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है, तो आपको साइन ज़रूर लगाना है कि आपकी दुकान में आने का रास्ता कहाँ से है। और जिनकी दुकान नीचे भी है, तो दुकान के बाहर जो आपने सैंपल लगा रखे हैं या कोई भी सामान रख रखा है, तो आने जाने का रास्ता आपको हमेशा एकदम साफ़ सुथरा खाली रखना है, ताकि कस्टमर्स को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आपकी दुकान के बाहर जो आपने सैंपल लगा रखे हैं उन पे बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और शाइनिंग नज़र आनी चाहिए उनमें। क्योंकि देखिए कस्टमर की नज़र सबसे पहले उन्हीं बाहर वाले सैंपल पे पड़ती है। अगर वो धूल मिट्टी से भरे हुए पुराने से हुए, तो उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि शायद अंदर का माल भी पुराना ही होगा, तो इसलिए हो सकता है कि फिर वो आपकी दुकान में ना आए। इसलिए बाहर आपको जो भी आपने सैंपल लगा रखे हैं उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन रखना है। और अंदर की दुकान के अंदर की सफाई तो आपको रखनी ही है, लेकिन जो बाहर सैंपल है, काफ़ी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा दुकानों में मैंने देखा है कि जो भी बेकार सैंपल होते हैं, फटे पुराने सैंपल होते हैं, जो बिल्कुल धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, उन्हें बाहर लटका के छोड़ देते हैं। उनकी ना कोई सफाई करते हैं, ना कोई धूल मिट्टी झड़काते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको जो भी बाहर आपने सैंपल लगा रखे हैं उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो उन पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अकेले अपनी दुकान में बैठते हैं, आप अकेले अपनी दुकान को चला रहे हैं, कोई और आदमी नहीं रखे हुए, तो आपको हमेशा अपनी जो काउंटर की जो लोकेशन है और आपको हमेशा मतलब विजिबल रहना है कि बाहर से अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान के बाहर आकर अगर खड़ा है तो उसे आप नज़र आने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे लगे कि दुकान में कोई है ही नहीं। आपको हमेशा एक विजिबल एरिया में ही रहना है, ताकि आप कस्टमर को नज़र आ सको। अगर उसे आपसे कुछ भी पूछना है, प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, कुछ ख़रीदना हो, तो वो उसे सीधा आपके पास आके जल्दी से कुछ भी पूछ सके। ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए कि अंदर कोई है भी या नहीं है। आपकी दुकान का जो काउंटर है वो हमेशा मेन गेट के पास में ही रहना चाहिए, ज़्यादा अंदर की तरफ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें जो इस बात के लिए श्योर नहीं होते कि वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, वो पहले सिर्फ रेट पता करते हैं, हर दुकान में जाके रेट पता करते हैं। तो अगर आपके दुकान में अगर काउंटर अगर बहुत ज़्यादा अंदर है, तो काफ़ी कस्टमर इतना अंदर जाके रेट पता करना पसंद नहीं करते। वो सीधा बस आप अगर मेन गेट के पास में काउंटर है तो वो फटाफट से आपसे रेट वगैरह पूछ सकते हैं। तो इसलिए काउंटर को आप हमेशा दुकान के मेन गेट के पास में ही रखिए, ज़्यादा अंदर मत रखिए। क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ में ही रहेंगे, मतलब मेन गेट के पास में ही रहेंगे, तो आराम से कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपकी दुकान थोड़े अच्छे लेवल पे है, बड़ी दुकान है, और आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और किसी स्पेसिफिक मार्केट में ही मिलता है, तो आप अपने दुकान की जो है डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग हर तरह की दुकान की नहीं चलती। मान लीजिए अगर किसी की किराना की दुकान है किसी कॉलोनी में, तो वो डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करेगा, क्योंकि वहाँ तो उसके पास तो वही कस्टमर आने हैं जो उस कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन अगर आपके किसी स्पेसिफिक मार्केट में दुकान है और आप इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके लिए काफ़ी लोग वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए उस मार्केट में आते हैं, तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया पर आपकी दुकान का नाम लोगों को नज़र आए। और हो सकता है कि काफ़ी लोग आपका वो एडवर्टीजमेंट देखकर, वहाँ से आपकी दुकान का नाम देखकर आपके पास आ जाए। तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपकी दुकान किसी कॉलोनी में है, तो आपको उस कॉलोनी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक पर जुड़े रहना है, उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी है। क्योंकि देखिए फेसबुक पर जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, कोई भी पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक तरह का जो है इंटरेक्शन बना रहता है। तो उन लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि आपकी जो है दुकान है, उस कॉलोनी में आपकी दुकान है।
तो जब वो लोग देखेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ा हुआ भी है और इसकी दुकान है, तो अगर उन्हें उस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना होगा तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, उस कॉलोनी के लोग, वो आपकी दुकान से ही प्रोडक्ट खरीदें। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि हमें होल सेलर से कम प्राइस पर माल कैसे लेना है और हमें ऐसा क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी दुकान में आए। अब जो 2 चीज़ें बाकी रह रही है, एक तो ये कि जब कस्टमर हमारी दुकान पर आ जाएगा तो हमें ऐसा क्या करना है कि वो खाली हाथ हमारी दुकान से ना जाए, वो प्रोडक्ट खरीदे बिना हमारी दुकान से ना जाए, बल्कि जितने का प्रोडक्ट वो लेने आया है उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीद के जाए। और दूसरी चीज़ ये कि हमें उस कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है, हमें ऐसा क्या करना है कि वो बार बार हमसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो इन 2 चीज़ों को हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैंने इसी पार्ट में इन 2 चीज़ों को भी अगर कवर करा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते। तो इसलिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा। उसके अंदर हम उन बाकी की 2 चीज़ों को भी कवर करेंगे, उन 2 चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी तरीके, काफ़ी टेक्निक्स जानेंगे। तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है, वो आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।